ये किरदार है विक्रम शांदेल का और ये एक पॉलिटिशियन का बेटा है। मैं डिजाइन बनाता था अपनी फैक्ट्री में। अपनी फील्ड के अंदर मैं शादी करना मेरे लिए मुश्किल है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इन दिनों ओटीटी पर तो जमकर छलकपट कर रहे हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में आप उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको खूब सारा प्यार, केयर और सिर्फ सच्चाई नज़र आएगी। मैं बात कर रही हूँ बेहद टैलेंटेड एक्टर, मॉडल और फिटनेस के सिंबल अनुज सचदेवा की। वेलकम टू द दैनिक भास्कर अनुज। शुक्रिया। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, छलकपट कर कौन रहा है? आपके साथ हो रही है या फिर आप कर रहे हैं? अब मैं इसमें स्टोरी बताना नहीं चाहता, दो शो तो आ चुका है, पर छल कपट यहाँ पर सभी कर रहे हैं। सबकी अपनी अपने कुछ रीज़न है, कुछ वजह है, और कहीं पे ये भी कहूँगा कि सब ठीक है अपनी जगह, जो भी कर रहे हैं। अब मेरा जैसे किरदार है विक्रम शांदेल का, जो एक पॉलिटिशियन का बेटा है, तो वो अपनी फैमिली को लेकर प्रोटेक्टिव है, और अगर उसकी फैमिली के ऊपर कुछ भी आँच आती है या कुछ होता है तो वो आगे चल के जो भी हो सके वो करेगा। जब आपने पहली बार इस सीरीज का नाम सुना छलकपट, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? ये सही है, ये सही यही है। होना चाहिए। ठीक यही है। होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एप्ट था। पहले इसका नाम एक्चुअली कुछ कुछ और था। इसका नाम टेंटेटिवली रखा गया था, वो 7 दिन ऐसा कुछ था। ओके। कुछ क्योंकि वहाँ शादी होती है 7 दिन, कुछ वो एक नाम ऐसे शूटिंग के टाइम पे रखना पड़ता, तो वो रखा था। फिर उसके बाद उससे तो मुझे लगा कि बेहतर ही है। छल कपट थोड़ा आपको थ्रिलर की तरफ और एक मिस्ट्री और सस्पेंस की तरफ ज़्यादा डालता है। अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं। तो ये किरदार है विक्रम शांदेल का और ये एक पॉलिटिशियन का बेटा है, जैसे मैंने बताया। अब इसमें मुझे एक रेफरेंस दिया गया था कि आपको हालांकि मैं भी एक खुद पसंद करता हूँ, एक हिंदी में अगर किसी को देखा जाए, जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं शशि थरूर को एज अ पॉलिटिशियन, कि उनकी इंग्लिश सुन के मज़ा आ जाता है, वैसे ही हिंदी में राघव चड्ढा जी हैं जो आपसे हैं, तो उनकी पार्लियामेंट में स्पीच कुछ मैंने देखी, उनकी स्पीच देख के हिंदी में बहुत मज़ा आता है। वो जो मिठास है और एक क्लैरिटी है, और उसके साथ एक स्पष्ट तरीका है समझाने का। बाकायदा कितना ही अगर कहीं पे भी गुस्सा हो या कि परेशानी हो, कि भेदभाव हो, फिर भी वो बात अपने तरीके से प्यार से बोल देते हैं, जो इतना सही लगता है कि बहुत मुश्किल है कि अपने टेम्पर को कंट्रोल करके, अपने इमोशंस को दबा के एक सरल तरीके से समझाना। और वो मैं बहुत स्पीच उनकी देखी, तो ये कुछ वैसा किरदार है। हाँ। अच्छा, आपका जो किरदार का नाम है विक्रम शांदेल, कभी प्रोनाउंसिएशन का कभी कुछ ऐसा हुआ है? बहुत हुआ कभी है। सेट में हुआ है कुछ किस्सा यादगार? तो ये शांदेल जो है, शांदेल में प्रॉब्लम हुई है। अब कई बार सेट पर ये हुआ था कि सेट पे ही नहीं, इनफैक्ट पूरे सीरीज में कहीं पर ऐसा हुआ है कि पुलिस स्टेशन में, और कई बार वो वैसे ही बात करते हुए लोग कभी उसको शंदाल बोल देते हैं, कभी कभी उसको चांडेल बोल देते हैं। तो एक दो जगह मैंने खुद सुना था, सीरीज में कहीं लिखा है कि वो जो बोल रहे हैं तो चांडेल उन्होंने बोला है, जो कांस्टेबल या कोई जब रेफर करते हैं। तो पर वो चलता है, क्योंकि जिस एरिया से जहाँ से अगर वो उनको शांडेल बोला जाए तो वो उस तरीके से नहीं बोल पाएंगे। आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कितना एग्जिस्ट करता है छलकपट? बहुत एग्जिस्ट करता है। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान, इंक्लूडिंग मुझे भी, अपने आप को रखते हुए कहता हूँ कि कोई भी इंसान भगवान नहीं होता, और होगा भी नहीं। हम उस चीज़ के लिए बने नहीं हैं। हाँ, हम कोशिश ज़रूर करते हैं। हर एक इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है। इट्स लाइक यिंग यांग कहते हैं। उसी हिसाब से जब आप अच्छी जगह जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अपनी-अपनी जो भी फ़ेथ जहाँ आपका है वहाँ जाते हैं, तो आपकी उस तरफ की जो आपकी अंदर की जो इंक्लिनेशन है, या कहेंगे प्रगति कहेंगे या क्या कहेंगे, यू ट्राई एंड कि उसको आप ज़्यादा एम्पावर करते हैं, आप उसको टैप करते हैं। तो जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऐसी सोच होती है, और जैसे कहा जाता है कि सोच से ही सब चीज़ें शुरू होती है, थॉट से ही बिगिन होता है। चाहे एक इंसान बड़ा हो तो सोच से होता है, अगर वो सोच अपनी नेगेटिव रखेगा तो नेगेटिव बन जाता है। तो वो सोच अच्छी जगहों पे जाकर आती है, तभी लोग कहते हैं कि जाओ ऐसी-ऐसी जगह पे, तीर्थ यात्रा पे जाओ, हर जगह जाओ। उससे आपकी सोच थोड़ी साफ होगी, बेहतर होगी, आपकी सोच से आप फिर अच्छे इंसान बनेंगे, कैरेक्टर अच्छा बनेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि छल कपट जो बात है वो हर एक इंसान में है, अच्छा बुरा। सिर्फ हम कोशिश ये करते हैं कि हर वक्त रोज अच्छी तरफ, इट्स लाइक प्रैक्टिस। जैसे आपने कहा अभी फिटनेस की बात की,
रोज़ जिम जाना ज़रूरी है, फिटनेस करना ज़रूरी है, योगा करना ज़रूरी है। वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक दिन में, एक रात में नहीं होगा। तो रोज़ की एक एक रोज़ का एक प्रयास है। तो वो वैसे ही आपकी खुद की ज़िंदगी में एक इंसान को अपने अच्छी तरफ रोज़ अपने आप को ढालना ज़रूरी है। हाँ, मोटिवेट करना भी ज़रूरी अच्छा, आपका किरदार और असल ज़िंदगी में आपका व्यक्तित्व कितना मिलता है? या फिर इस किरदार को ढालने के लिए क्या-क्या तैयारी करी आपने? अपार्ट फ्रॉम वो सारे वो राजनेता के किरदार के अलावा। है। ये मैं बताना चाहूँगा अपने खुद के एक पर्सनैलिटी की तरफ। जब मैं 2020 के बाद बहुत लोगों का ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपने नए-नए तरीके, नए-नए शौक पूरे किए थे कि शायद खाना बनाना या कुछ। तो उसी तरीके से मैं बहुत जियोपॉलिटिक्स में पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ख़ासकर इस वजह से कि कुछ मैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स ये सब करना शुरू हुआ था। तो खुद इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको दुनिया के बारे में पता हो, क्या न्यूज़ चल रही है और किसके वजह से क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो न्यूज़ की वजह से मैं जियोपॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड हो गया। वो साइड मेरी जो है वो इस कैरेक्टर से बहुत उभर कर आई। मैच करती है। हुँ। हाँ, तो कहीं न कहीं वो मुझे वो पेशेंस और बहुत कुछ जो मेरा एक हमेशा से फ़िल्मों में रहा है कि मैं जो हमेशा से पसंद करता आया हूँ, वो ये है कि बहुत चीज़ें बोल कर नहीं होती। कई बार बिना बोले भी एक्सप्रेशन से पता लग जाता है। तो ये कैरेक्टर बहुत कुछ ऐसा है क्योंकि थ्रिलर भी है, इसलिए हर चीज़ आपको बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बहुत कुछ कम बोल के सिर्फ़ देख के भी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए ये 2 चीज़ों का जो मिक्स है और ये दोनों जो एट्रिब्यूट्स हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने अपने इस कैरेक्टर में मतलब मुझे पसंद भी हैं और मैंने डाली हैं अपनी तरफ से। कभी आपने रियल लाइफ़ में किसी के साथ छल-कपट किया है? हाँ, मतलब कहते हैं कि मैंने कुछ बताया भी कि शेयर करना चाहें? मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन वैसे बताऊँगा कि देखिए छल-कपट ऐसे नहीं होता। होता ये है कि आप अपनी तरफ शायद सही हो, लेकिन आप जब दूसरे के हिसाब से आप शायद गलत बन जाएँ। तो वो एक तरह से छल-कपट हो सकता है। आप समझें कि मेरा कोई दोस्त है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और मुझे पता है वो उसके ऊपर उसको चीट कर रहा है। अब मैं वो साथ बैठी है, वो बात कर रहे हैं, मेरा कोई बनता नहीं बीच में बोलना, लेकिन मैं ये भी नहीं देख सकता कि उसके साथ धोखा हो रहा है। अब वो मुझे बोले ये कैसा इंसान है और मैं उसे कहूँ कि हाँ, अच्छा है, तो मैं भागीदार बन रहा हूँ झूठ का कि मैं तो जानता हूँ कि वो तुम्हें चीट कर रहा है। अब अगर मैं बोलूँ कि नहीं और मैंने ऐसा किया था, मैंने उसे बता दिया कि भई वो ऐसे कर रहा है, ये ठीक नहीं है, बाकी तुम्हारी अपनी मर्ज़ी, तुम्हें जैसे ठीक लगे, जो ठीक लगे। पर तुम्हें पता होना ज़रूरी है। हुँ। तो उस तरीके से मैं अपने दोस्त के लिए गलत हो गया। पर अगर फिर उस वक़्त आदमी नॉर्मली ये देखते हैं कि भई कौन किसको कितना जानता है। इस तरह से तालमेल हाँ, यूँ लोग गेज करते हैं। तो मैं वैसे कर नहीं पाता। मुझे ये होता है कि गलत हो रहा है तो गलत है। तो मैं बताता हूँ तो फिर मैं उसके तो इसीलिए उससे मेरी बात होनी बंद हो जाती है। तो इस तरह से मैंने छल-कपट उसके साथ किया। किया है। ओके, इस सीरीज़ का सबसे यादगार पल और सबसे ज़्यादा चुनौती वाला सीन क्या रहा? या कोई आपने मूवमेंट जैसे आपने कहा है कि मैंने कभी छल-कपट नहीं किया, मैं सहन नहीं कर पाता। इसमें कई ऐसे सीन थे जो बड़े ही विचित्र बहुत ही अलग तरह के थे। एक सीन कुछ कई बार आप ना शब्द लेके फँस जाते हैं। बहुत बार एक्टर्स के साथ ये होता है कि कई बार उनके मुँह पर वो शब्द ना अटक जाता है। तो एक इसमें एक शब्द था जिसे शायद मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ़ थी और मैंने कई बार उसको बोला और बाय चांस वो ही शब्द रिपीटेडली पूरी सीरीज़ में आया है। तो उसमें था अबेटमेंट टू सुसाइड। अब वो अबेटमेंट नहीं है, अबेटमेंट टू सुसाइड। अब वो बोलते वक़्त मुझे थोड़ा मुश्किल होती थी। तो जब मैंने उसको डबिंग में क्योंकि बाद में हम इसको करेक्ट करने के लिए डबिंग के लिए भेजते हैं, वो तो उसके बाद हम जाते हैं, डबिंग करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। तो बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि उसमें समथिंग ऐसे करके मैंने कुछ बोला, वो समझ नहीं आया और वो वो चला गया। चला गया। ओके। तो वो बहुत फ़नी था। उस वक़्त मतलब लोग सब हँस पड़े जब मैं डबिंग करने बैठा तो सब लोग बैठे थे। तो वो एक शब्द था जहाँ मैं अटक गया था। तो बड़ी मुश्किल होती है। कई बार आप उसको फिर बार-बार बोलते हैं ताकि आपके
मुंह पर हाँ, चढ़ पाए वो और चढ़ आप बोल जाता है, सकें, देन कंटिन्यूअसली तब वही निकलता हाँ, है। फिर बहुत मुश्किल। आज के टाइम पे ओटीटी पर कई ऐसी एक्शन, थ्रिलर और ये सस्पेंस की फिल्में आ रही हैं। अभी हाल ही में कुल फिल्म भी आई थी, वेब सीरीज आई थी। तो आपकी भी कुछ वैसी मिलता-जुलता ट्रेलर देखकर है, तो कितना अलग है या फिर क्या डिफरेंस देख सकते हैं आप इसमें? मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत अच्छी सीरीज़ भी आई हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि दर्शकों को ये भी परेशानी होती है कि वो ट्रेलर देखते हैं और कहते हैं कि मैं अपना वक़्त क्यों खराब करूँ? मुझे ये पता लगे कि इस शो में क्या ऐसा ख़ास है। मैं अपने काम को लेके बहुत ही क्रिटिकल हूँ और मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूँ। तो मैं कभी भी किसी काम का प्रचार या कभी भी किसी काम के लिए ये नहीं कहूँगा कि आप जाके देखिए। जब तक मुझे ऐसे नहीं लगे कि ये काम वाक़ई अच्छा है। तो मैं अपनी आवाज़ में भी उतना कॉन्फिडेंस मेरा कम हो जाता है कि ये शायद उतना अच्छा नहीं बना। इसके अंदर शो ये देखने लायक पूरा है। आप इसे देखेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि वक़्त आपका खराब हुआ। ये तो गारंटी है। दूसरा, आपके इस शो के अंदर सबसे ख़ास बात ये है कि इसकी एडिटिंग इतनी फ़ास्ट है कि आप और ऊपर से सबके ऊपर शक जाता है। ये नहीं कि एक तरफ इंक्लाइंड है, आपको ये लगता है। और दूसरा, उसमें ड्रामा भी है बाद में। जब आपको पता भी लग जाता है कि कौन-सा इंसान इसमें इन्वॉल्व्ड है, तो आपको वो ड्रामा भी दिखता है लास्ट के एपिसोड्स में। और ये 22 मिनट्स के एपिसोड्स हैं, 7। तो लोगों के पास आजकल वक़्त थोड़ा कम है, अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हो गया है क्योंकि इतना कंटेंट हर जगह से बॉम्बार्ड हो रहा है रोज़। बहुत ज़्यादा। तो आपका ध्यान एक तरफ रहना बहुत मुश्किल है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको एडिट किया गया है, जिसमें बहुत फ़ास्ट एडिट किया गया है कि इससे पहले कि आप ये सोचें कि इस शो के अंदर ये क्या हो रहा है, तो इतने में आगे सीन चला जाता है। तो आपको वो एजी बना के रखता है हमेशा कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो वो आगे चलता रहेगा। तो उसके हिसाब से बनाया गया है। ये बिल्कुल भी कहीं पर भी लैग नहीं, इसमें ये तो पक्का ध्यान दिया गया है कि इसको लैग कमी कहीं ना करे। कि एक इंसान सोचने बैठ जाए कि ओह! ये तो उसमें भी था। मैं 1 मिनट फ़ोन पे ज़रा मैसेज पढ़ लेता हूँ, फिर मैं देख लूँगा। वो वक़्त नहीं मिलेगा आपको क्योंकि बहुत जल्दी चल रहा है। सब चीज़ें बहुत एक के बाद हो रही हैं। मतलब शुरू से जो इंटरेस्ट बना है वो एंड तक चलते वो रहते है, हैं। एंड में कुछ ड्रामा है, जो उसमें बिल्ड किया गया है। बट अदरवाइज़ 22 मिनट्स का एपिसोड इज़ गुड। एक तो 1 मिनट, एक तो 18 मिनट का भी। जैसे कि आपने बताया कि अभी आपने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट से अगर मैं खुद सैटिस्फाई नहीं होता तो मैं लोगों को सजेस्ट भी नहीं करता। कोई ऐसा प्रोजेक्ट? डेफ़िनिटली एज़ अ एक्टर आपको कई बार ऐसे कुछ काम करने पड़ते हैं जो शायद आपको उससे मजबूरी में आप सोच मजबूरी भी नहीं, मजबूरी भी होती है कई बार एक्टर्स को। कई काम लोग अपने खर्चे निकालने के लिए करते हैं, कुछ लोग क्रिएटिविटी के लिए करते हैं। और मतलब कई बार क्या होता है कि टीम कुछ ऐसी बन जाती है कि आपने अच्छा काम करने की कोशिश भी की हो पर वो निकल के नहीं आता। तो कुछ ऐसा हुआ था मेरे पास एक बार। एक मैंने पंजाबी फ़िल्म की थी, उसमें कुछ वो ऐसा हुआ था कि उसका मैं प्रीमियर पे भी नहीं जा पाया था, ये हालत थी। तो वो एक फ़िल्म मैंने की थी, अभी तक तो 2 कर चुका हूँ। तो उनमें से एक फ़िल्म थी जो ऐसी थी। वो फ़िल्म मैंने बहुत अभी भी इनफैक्ट मैंने वो पूरी फ़िल्म देखी नहीं है, यहाँ तक हाँ, खुद नहीं देखी क्योंकि मैं नहीं समझ पाया। वो जब बनी थी तो बहुत ही अद्भुत तरीके की बनी। तो उसमें खैर इट्स अ टीम वर्क, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। हर चीज़ टीम वर्क से ही चलती है। जब मैं ये शूट कर रहा था छल कपट, तब पूरी टीम वहाँ पर बहुत खुश थी, दे वेरी हैप्पी। हमारे प्रोड्यूसर से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नॉर्मली बात नहीं करते, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब जो थे वो भी इन्वॉल्व थे मैसेज में। कोई प्रॉब्लम होती थी साथ ही रिस्पॉन्स आता था। हमारे डायरेक्टर इतने अच्छे थे अजय भुयान कि उन्होंने पूरी फ्रीडम दी थी एज अ कैरेक्टर, आपको जो लगे आप उसको प्ले करें। जहाँ मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप अपने कैरेक्टर को जानते हैं, आप अपने हिसाब से उसको प्ले करें। तो वो जो फ्रीडम मिलती है तब आप और इनपुट डालते हैं, तो वो एक अच्छी बात थी इसमें। आपने टीवी में भी काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है, अब लगातार ओटीटी में काम कर रहे हैं। तीनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि लाइफ बहुत छोटी है और जितना कुछ जो हो सके जो वो सब चांस करो, मिले। सब कुछ करो। यस। जैसे मैंने बताया, कई बार आपको अपनी ईएमआई पे करने के लिए करना पड़ता है काम और कई बार आपको क्रिएटिविटी को सेटिस्फाई करने के लिए। एज एन एक्टर हर कोई यशराज के साथ और करण जौहर के यहाँ पे काम करना चाहता है, धर्मा के साथ, ये तो सब जानते हैं। पर लेकिन ये है कि मौका नहीं मिलता कईयों को कई लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते, लेकिन वो अपनी एक जगह बना लेते हैं जहाँ वो खुश हैं, संतुष्ट हैं। इसलिए संतुष्टि भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ भी आप हैं, बिल्कुल। और आगे चलने की कोशिश करते रहें। हम्म। तो कहीं न कहीं वो काम जो है टीवी, जैसे कि आपने बताया, आपके सवाल की तरफ आते हैं, टीवी, ओटीटी ओटीटी और और आपका बड़ा ये पर्दा,
बॉलीवुड मूवी। हाँ मूवी अब ये फिल्म्स, टीवी और ओटीटी के अंदर, पहले ओटीटी था नहीं, हम्म तो बहुत पहले 2016 में मेरी फिल्म आई थी, हिंदी फिल्म मैंने की थी, हवा हवाई। उसके बाद मुझे पता लग, उसके बाद लव शगुन आई थी, सॉरी 2016 में। उससे पहले मैंने हवा हवाई की थी अमोल गुप्ते सर के साथ। लव शगुन आई थी 2016 में, तब मैंने पता कर लिया था कि फिल्मों का हाल आने वाले वक्त में बुरा होने वाला है। मुझे ये पता लग गया था, आइडिया था मुझे पूरा। और मुझे ओटीटी बहुत फास्ट आता हुआ दिख रहा था। उस वक्त टीवीएफ सबसे पहले आया था पिक्चर के साथ, तो मुझे ये आइडिया हो गया था कि यहाँ पर, और मैं आपको दूसरी तरफ से ये बताना चाहूँगा कि ऑडियंस हर एक की अपनी अपनी अलग है। जो ऑडियंस टीवी की है वो उनका अपना तरीका है देखने का, जो ऑडियंस फिल्मों की है वो अलग है। अब अगर उसी ऑडियंस को मैं अगर थिएटर में बिठाता हूँ तो उसकी एक्सपेक्टेशन अलग होगी। मैं अगर बैठ के घर में एक फ्री का चैनल देख रहा हूँ, उसके अंदर मुझे कोई आदमी बार बार बोल रहा है रिपीट करते हुए, तो वो मेरी आदत है, मैं उसको सुनता हूँ कई बार, और कई बार बीच में मैं काम करता हूँ और फिर देख लेता हूँ कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं, वहीं की स्टोरी वहीं है, स्लो चल रही है, बार बार वो एक ही बात रिपीट हो रही है, वो टेलीविजन हो जाता है। तो फिर आपको उस कैरेक्टर से लगाव हो जाता है, फिर आप उस कैरेक्टर को ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि उस एक्टर को। इसके बाद आता है आपका, फिल्में आती हैं। फिल्मों में आपका जो है, अगर आपको पैसे दिए जाएं, देने पड़े कि आप जाइए पैसे दीजिए, 1000 रुपये पॉपकॉर्न लीजिए, ये सब लीजिए, कम से कम 1000-1500 रुपये खर्चिए और जाइए, तो आपके लिए वो एक लग्जरी है कि आज की डेट में जिस हिसाब से आपकी परचेजिंग पावर है हिंदुस्तान में लोगों की, जिस हिसाब से जो चीज़ें जूझ रहे हैं लोग, तो उनके लिए ये लग्जरी है। वो वीकेंड पे जाएंगे, शायद 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में एक फिल्म देखने जाएंगे, और वो बहुत छानबीन करके जाएंगे कि ये फिल्म अच्छी है, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि रिव्यूज़ जो हैं वो सब बिके हुए हैं, या कुछ हुआ हुआ है, या प्रमोशन के लिए पैसे दिए गए हैं, या टिकटों को खरीदा गया है। 60% टिकटें खरीदी जाती हैं तो थिएटर और बढ़ जाते हैं। ये सब कहानियाँ मुझे तब पता लगी जब लव शगुन बनने के बाद उसे रिलीज करने के लिए निकाला गया और था। आजकल ये ज्यादा हो भी रहा है। ये हो रहा है, तो मुझे उसी वक्त समझ आ गया था कि यहाँ पर बहुत घपले हैं, और ये बहुत जल्दी घपले बाहर आ जाएंगे। और फिल्मों का हाल आज जो हो रहा है, ये मुझे उस वक्त 8 साल पहले पता लग चुका था। ओटीटी के अंदर तभी मैंने हाथ जोड़ के बोल दिया था। और फिल्म के अंदर आपको एज एन एक्टर, सॉरी बहुत लंबा जवाब है लेकिन आपको डेप्थ में बता रहा हूँ, एज एन एक्टर, तो वहीं पे बाद में आता है कि आपने 1500-2000 खर्चे, तो आपकी पूरी पूरी आपके ऊपर पूरा हक है कि आप ये फिल्म का रिव्यू करते हुए कह सकें ये गंदी फिल्म है, बहुत ही घटिया फिल्म है, क्योंकि मैंने पैसे खर्चे जी आपने मेरे 3 घंटे लिए, एक अंधेरे में बिठाया और मुझे कहा कि बैठिए जाइए, स्पेशली बच्चों के साथ या सबके साथ, तो फिल्म इतनी गंदी कैसे निकली? तो मेरा पूरा हक बनता है मैं उन फिल्मों को गालियां दे सकूं। अब चाहे वो कितने भी बड़े सुपरस्टार हो, और वो वक्त आज आ गया कि अगर आपकी स्टोरी नहीं है, चाहे कितने भी बड़े स्टार हो, कोई भी हो, लेकिन वो आज फिल्में नहीं चल रही। इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है, ये सिर्फ एक ऑडियंस जो है वो इवॉल्व होगी अपने पैसों को लेके, खासकर क्योंकि अगर मैं पैसा खर्च रहा हूँ तो मुझे उसका क्या मिल रहा है मैं वो देख रहा हूँ। पहले शायद मैं उसको लग्जरी नहीं लेता था, पहले मैं समझता था कि 2 फिल्में हर हफ्ते देख लेंगे क्योंकि इतना खर्चा नहीं होता, टैक्स नहीं है, 500 रुपये में फिल्म आ जाती है, चलो चल जाएगा। आज महंगाई इतनी है तो आदमी खड़े होकर सोचेगा 2000 खर्चते वक्त कि भाई मैं 2000 खर्च रहा हूँ, तो वो ये कहेगा 2000 अगर मैं खर्चता हूँ हर हफ्ते और महीने में मैं 8000 खर्चता हूँ, तो 10 महीने में मेरे 80,000 होते हैं, मैं 80,000 में प्रोजेक्टर लगा के घर पे ना देख लूँ अमेजोन पे, वही फिल्में अमेजोन पे आ जाएंगी कुछ समय बाद। अब ये एक तरीका आ गया। तो वेब यहाँ पर बहुत बड़ा एक प्ले करता है रोल, जहाँ पर आपको एक फिल्म का बैकअप मिलता है कि थिएटर से अगर ये फिल्म निकलेगी तो आ ही जाएगी, वो एक बैकअप आता है, वो आपको मदद करता है कि आप फिर रिव्यू नहीं करते, फिर आप अपने हिसाब से अपने वक्त के हिसाब से उसको वॉच करते हैं। तो इसलिए वेब आज की डेट में स्पीड से चल रहा है। ये तो हर एक की ऑडियंस अलग है, तो मुझे तीनों का जो मैंने प्ले देखा है उसमें ये है कि वेब इज द वन जो आपको फिल्में भी दे देगा, सारा काम दे देगा। टेलीविजन लोग इसलिए करते हैं, मैं कहूँ सही बात बताऊं तो, एक तो टेलीविजन के एक्टर्स, टेलीविजन की ऑडियंस के लिए जी मासेस, ह्यूज मासेस, मतलब आप भी जैसे अभी बता रहे थे शो से पहले कि बेबो जो शो था उसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो वही कि वो एक छाप छोड़ जाता है कैरेक्टर की। उसी तरीके से कि आज कितने साल हो गए उस बात को, 2008, जैसे कि आपको देखे तो अमृत, हाँ याद है, तो वो कैरेक्टर अब आपको मैं वही देखूंगा, वो फर्क है, तो वो आप मुझे भूल जाएंगे, वो कैरेक्टर हमेशा रहेगा। बिल्कुल। और शायद वही चीज सुशांत सिंह के लिए भी बहुत मदद की थी उसने। काय पोचे में 3 एक्टर्स जो थे, आई नो अमित को भी जानता हूँ मैं, और राजकुमार राव, और साथ में सुशांत सिंह था। सुशांत सिंह को वही चीज़ हेल्प करी थी जब फिल्म वो आई थी, वही जो ऑडियंस जो पवित्र रिश्ता को पसंद करती थी
और वो फिल्म आने पे उन्होंने उससे उसको रिलेट किया कि ये वही आदमी है, तो हाँ। इसकी फिल्म देखने चलते जी। हैं। ये चीज़ एक तरह से हेल्प करी थी हम्म। फिल्म को बढ़ाने में। फिर वो ऑफ कोर्स ही वाज सच अ गुड एक्टर, जी। सच अ ब्रिलियंट एक्टर। तो उसके बाद एवरीथिंग, फिर उसके बाद जो भी करेंगे अपनी मेहनत करते रहेंगे, क्राफ्ट में मेहनत करेंगे तो वो आएगा ही आएगा। तो अब हम तीनों का अपनी अपनी समझ गई जगह है। बिल्कुल। अब जैसे ये फिल्मों का मुद्दा उठाए तो जब इन दिनों एक मुद्दा चल रहा है वो है बॉलीवुड और साउथ सिनेमा। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे कहा जाता है कि एक समय था जब साउथ बॉलीवुड की कॉपी करता था, आज सेम एज जो है बॉलीवुड साउथ की कर रहा है। तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ हर एक चीज़ में स्टोरी माँ बाप है। सबसे पहली चीज़, स्टोरी भगवान है। जिस चीज़ को हम कभी भी एक वैल्यू नहीं देते थे कभी भी। पहले हम ऐसा नहीं है कि साउथ की फ़िल्मों को हम पहले कॉपी करते हैं। कितनी ऐसी फ़िल्में जो इंग्लिश कॉपी हुई हैं यहाँ पे। कितनी इंग्लिश फ़िल्मों को कॉपी करने के बाद यहाँ पर लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। लाइन है पूरी फ़िल्मों की, सीन टू सीन कॉपी हुआ है। मतलब और फिर भी पैसे कमा के गई है क्योंकि उस वक्त ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। तो लोग जो फ़िल्में बाहर की देख नहीं पाते थे इंग्लिश में, वो हिंदी में उनको दिखती थी, उनको पता नहीं लगता था कि ये इसकी कॉपी भी है। कॉपी भी है। उसके बाद एक टाइम आया जब कोरियन फ़िल्मों को भी इन्होंने कॉपी किया, वो भी हुआ है। बिल्कुल। तो साउथ की भी उसमें से कुछ थी जिनमें से आई हैं फ़िल्में। लेकिन आप भूल रहे हैं कि मतलब बाकी फ़िल्में भी कॉपी करते आए हैं, पहली बार कॉपी नहीं कर रहे, करते ही आए हैं। क्योंकि कहीं न कहीं अच्छी फ़िल्म का होना और एक कमर्शियलाइज़ बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल होना, जी। ये दोनों चीज़ें आज अलग हो गई हैं। आज आप कहें कि अच्छी फ़िल्म थी लेकिन उसने पैसे अच्छे नहीं कमाए, तो वो फ्लॉप है। जी। और आज आप कहें कि ऐसा हो सकता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छी फ़िल्म है तो कम पैसे भी कमाएगी। वो कुछ ऐसी फ़िल्में हैं जो कमा भी रही हैं लेकिन वो अच्छी फ़िल्में नहीं है, कॉपी हैं, सीन टू सीन कॉपी हैं। लेकिन आज साउथ की स्टोरीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। दे आर डूइंग फ़िल्म्स व्हिच आर वे बिगर लार्जर देन लाइफ। दूसरा, साउथ की फ़िल्मों में बजट भी है। उसके ऊपर ये है कि मुझे ये लगता है कि साउथ की फ़िल्में जो हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देती है। यहाँ की फ़िल्में हमारे स्टार्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। वो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। मतलब अगर आज मैंने एक इंसान से, शख्स से काम किया एज़ अ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, मेरी चलेगी नहीं शायद उसके ऊपर। मैं उसको बोल ही नहीं पाऊँगा कि ये ऐसे सीन है। वो कहेगा नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो वो अपनी मर्ज़ी से करके चला जाएगा, तो सीन खराब हो जाएगा। तो आज हिंदी फ़िल्मों का वही हाल है कि फ़िल्में नहीं चल रही, क्योंकि आप कुछ भी सीन कर जाएँगे तो वो नहीं चलेगा। आपको स्टोरी के हिसाब से चलना पड़ेगा। कहीं न कहीं वो उसको ओवरटेक कर रहा है। और साउथ की फ़िल्मों का दूसरा एक बेनिफिट कहाँ आता है, साउथ के थिएटर जो हैं वो 9,000 से तकरीबन प्लस थिएटर्स हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 3 से 4,000 हैं। तो 3 गुना ज़्यादा साउथ की फ़िल्मों में थिएटर हैं, जो हमारे यहाँ शोज़ अगर 5 चलते हैं, उनके यहाँ 6 चलते हैं। 1 से 4 रात के थिएटर बंद रहता है, बाकी वक़्त थिएटर पूरा चालू रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे चर्निंग ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे लोग इनको और बहुत बड़ा मानते हैं। जी। उनका देखने का नज़रिया अलग है। तो वो सब चीज़ें कल्चर वाइज़ भी इफ़ेक्ट करती हैं हाँ। थिएटर में। कभी कोई ऐसा किरदार जिसमें आप बहुत ज़्यादा ढल गए और निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा हो? मेरा पहला ही था वैसे हर एक कैरेक्टर में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि किसी में भी नहीं होता। हाँ, विद टाइम एक तो ये चीज़ कि जब पहला प्यार, वो जो मैंने पहला शो सबकी लाडली बेबो जो था, तो वो कैरेक्टर चला भी 2 ढाई साल। तो वो बहुत हद तक मैं वैसा ही बन गया था कुछ। और फिर आपको कहीं न कहीं विद टाइम आप सीखते हैं कि कैसे आपको कैरेक्टर को अपने आप से अलग करना है। आप अपनी खुद की निजी लाइफ़, पर्सनल लाइफ़ से उसे उठाते हैं, जी। उसे मिक्स करते हैं, उसे बनाते हैं, फिर कुछ चीज़ें डालते हैं उसमें, और उसको बनाने के बाद फिर उसे आपको छोड़ देना पड़ता है। तभी वो कहते हैं कि आर्ट इज़ बिगर देन द आर्टिस्ट। जी। तो आपको उसको छोड़ देना पड़ता है और खुद आगे निकल जाना पड़ता है। वो ज़रूरी है। तो वो सीखने के लिए मुझे बहुत साल लगे। अब थोड़ा मैं कम अटैच रहता हूँ। जब मेरा काम पैकअप हो जाता है, इमोशनली मैं थोड़ा-सा ड्रेन हो जाता हूँ। जी। और जब लोग मिल रहे होते हैं, पैकअप होता है, सबको बाय करते हैं, और वो विदाई में मेरा सब ऐसे हो जाता है। उतर ओके। जाता है। जैसे आपने बड़े पर्दे पे भी काम किया है, छोटे में भी काम किया है। लेकिन जब आपने साल 2007 में दिल्ली हाइट्स से कैमियो किया था, फिर उसके बाद आप छोटे पर्दे पे आए, फिर उस आपको ऐसा नहीं लगा कि बॉलीवुड में ही कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि मोस्टली एक्टर जो है वो छोटे पर्दे से बड़े में जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक। कैमियो किया, देन आप छोटे पर्दे में आए। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। सबसे पहले सवाल बहुत ही बेहतरीन है। और मैं आपको बताता हूँ, 2005 में मैंने मिस्टर ग्रासिम में पेजेंट से शुरू किया था, फिर मैं रोडीज़ में भी गया था सीज़न 3 में। उस वक़्त मैं मॉडलिंग मैंने शुरू की थी।
मैं बचपन से एक्टर या मॉडल नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं मिडिल क्लास फैमिली दिल्ली से हूँ और मेरे फादर का मैन्युफैक्चरिंग और होलसेलिंग का काम है फुटवेयर का, और मैं फुटवेयर डिज़ाइनिंग करता था। मैं डिज़ाइन बनाता था अपनी फैक्ट्री में, वो काम बेसिक जो एक करते हैं। तो उस वक्त मैंने मॉडलिंग शुरू की थी और फिर मैं अपने आप कुछ करना चाहता जिसमें मेरे माँ बाप या किसी का भी हाथ ना हो। खुददारी वो मुझे खींच के बॉम्बे लाई थी। और तब मुझे दिल्ली में, उससे पहले बॉम्बे आने से पहले, बॉम्बे में आना चाहता था। बॉम्बे इसलिए बोल रहा हूँ कि उस वक्त बॉम्बे कहते हैं। बॉम्बे में आना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे आने, इकलौता लड़का था तो मुझे आने नहीं दिया। तो मुझे 3 साल लग गए उसमें। उन 3 सालों में ये 2007 में एक फिल्म आई थी दिल्ली हाइट, जिसकी शूटिंग हो रही थी। उसमें एक कैमियो का रोल था, जस्ट टू एक्सपीरियंस की थिएटर कैसे, वो फिल्में कैसे बनती हैं जब आप खुद एक्ट कर रहे हो। तो मैंने किया था। और अजीब सी बात यह है कि उस वक्त मुझे मोहित वहां मिला था, मोहित और किंशुक महाजन वहां मिला था। ये दोनों टीवी एक्टर हैं। पहले मोहित गया था, पहले किंशुक गया था बॉम्बे, फिर उसके बाद मोहित गया था 2007 में एंड में। फिर उसके बाद जब फिल्म चल रही थी तब किंशुक चला गया था, वो भी टीवी एक्टर, किंशुक महाजन। फिर मोहित गया था, फिर मैं 2008 में गया था। तो एक दूसरे को देख के कि चला गया, मुझे जाना पड़ेगा। देन आई हैड कम टू बॉम्बे एंड फिर अपनी स्ट्रगल थी, क्योंकि इट वाज माय डिसीजन। तो मेरा खुद का डिसीजन था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैंने 1 रुपया नहीं लिया घर से। तो जो भी स्ट्रगल मेरी थी, फिर चाहे वो 1 मील हो एक दिन में, वो बुफे खाओ 180 रुपए का, मुझे ये भी याद है। तो मैं जाता था, बुफे खाता था, फिर लंच उसी में, ब्रेकफास्ट उसी में होता था, फिर ऑडिशंस के राउंड मारने, फिर रात को सीधा खाना खाना। तो वो अलग स्टोरी है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे फिर, मेरे सामने एक ऑप्शन आई थी यहाँ। तो आप, पहला ऑडिशन मैंने दिया था टेलीविजन का, जो मुझे किसी ने ज़बरदस्ती कराया था कि आप करिए। तो मुझे स्टार का शो मिला था। तो मुझे यहाँ तो ये ऑप्शन थी कि यहाँ तो मैं एक्टिंग स्कूल करूँ और मूवीज करूँ, जो मैं करना चाहता था, और यहाँ फिर मैं ये टीवी करूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि टेलीविजन करूँगा, मेरी एक्टिंग इन द फील्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगी, एक ट्रेनिंग हो जाएगी जो फ्री में होगी। दूसरा, मुझे उसके पैसे मिलेंगे। और क्योंकि मैं अकेला वहाँ पर हूँ और बॉम्बे में, और सारे खर्चे निकालने हैं, तो मेरी सोच हमेशा से ही रही कि माँ बाप के ऊपर नहीं डिपेंड होना। और मुझे वो खुददारी से मैं आया हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहता। तो वापस जाना मतलब फेलियर। तो मैंने सोचा फिर कि मूवी करनी है, तो पहले 1.5 लाख रुपए रोशन तनेजा यहाँ पे दो, जो उस वक्त शो वहाँ पे एक्टिंग सिखाते थे। वो 1.5 लाख भी दूंगा, कहाँ से लाऊंगा? फिर पता नहीं मूवी कब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो 1 साल तक खर्चा कैसे निकालूंगा? तो मैंने डिसाइड किया मैं टीवी करूँगा। फिर टीवी, वो पहला टीवी शो ही 2.5 साल चला, जो बेबो था। जैसे कि मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि आपके फादर ने कहा था कि आप इस लाइन में एक बार ट्राई करिए, तो कभी अपने फादर से, ये सच है, पहले ही बताइए। मेरे फादर ने हमेशा सपोर्ट किया है जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उनका सपोर्ट करने का तरीका बहुत अलग था। वो कई बार ऐसे कहते थे कि तेरे से नहीं होगा। तो वो इतना मेरे उसमें आ जाता था कि मुझे करना है। और मुझे याद था कि 2004 में, जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं बताता हूँ क्या बोला था उन्होंने। पैजेंट के लिए बोला था, जहाँ से शुरुआत हुई थी। 2004 में ग्रासिम पैजेंट चल रहा था टेलीविजन पे। हमारे यहाँ 14 इंच का शायद टीवी था, जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं उस जमाने से। तो उसके बाद अलमारी ऐसे लगी होती है, उसकी लोहे की अलमारी, उसके ऊपर था। और अक्सर मैं ऐसे ऊपर देखते थे, क्योंकि अलमारी बहुत लंबी थी और स्टैंड नहीं था। तो मेरे फादर ऐसे लेटे हुए और कहते हैं कि क्या शो है ये, देखो कितने सारे लड़के हैं यहाँ, तू भी कभी कर ले, कर नहीं सकता, तेरे से नहीं होगा। तो ऐसे बोल के भी, और उन्होंने कहा कि नहीं होगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा ये मैं कैसे, मतलब मेरे से कोई उम्मीद ही नहीं रखता कुछ। तब मैंने उनको बताया भी नहीं। फिर मैं जिम जाना शुरू हुआ। यू वुड नॉट बिलीव इट, आई यूज्ड टू बी वेरी लीन। मैं बहुत अंडर मैल, मतलब हिंदुस्तान का अगर कोई कहे ना कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो मुझे देख के बता सकता था स्कूल में कि ये तो दिखता ही नहीं है, साइड प्रोफाइल में दिखता नहीं, फ्रंट पे दिखता है। बहुत, मतलब आई वाज वेरी लीन, बहुत पतला होता था। तब फिर मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, फिटनेस पे आया। फिर मैंने दुनिया के बारे में पढ़ना शुरू किया, अखबार पढ़ना शुरू हुआ। रोज सुबह आता था न्यूज़पेपर, तो जब मेरे फादर चल जाते थे फिर मैं बाद में पढ़ता था। फिर मुझे ये पैजेंट के लिए मैंने तैयारी की 2005 में। तब फोटोग्राफ खींचने के लिए फिर मुझे अब चाहिए था कहाँ से खींचूँ।
तो मेरे फादर को पता लगा कि ये कुछ कर रहा है ऐसा, तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा। मुझे वो लेके गए, एक प्रेम स्टूडियो नाम से एक स्टूडियो था, वहाँ पे 350 दे के 4 फोटो मिलती है। तो उन्होंने अपना ही सूट दिया मुझे, और मैं ऐसे, आज भी वो फोटोग्राफ है घर में, तो ऐसे पकड़ के मुझे कहते हैं कि ये चल जाएगी, पर वो नहीं चलनी थी, मुझे पता था, पर उन्होंने जिद की कि नहीं, ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, तो मैंने कर लिया। फिर एक फोटोग्राफर थे, उनके थ्रू उनसे रिक्वेस्ट की मैंने कि आप, मेरी लास्ट डेट 30 मई है, आप मेरे को उससे पहले दे देंगे, 4 फोटोग्राफ चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा ठीक है तुम, ही वॉज वेरी गुड फोटोग्राफर, और आज सुबोदास नाम है उनका, उन्होंने मेरी जो मदद वो की थी उस दिन, मैं अभी भी उनको फ़ोन करता हूँ, बताता हूँ ये कि वहीं से मेरा काम शुरू हुआ था। वो 4 फोटोग्राफ उन्होंने मुझे दी, मैंने भेजी, फिर मेरी सिलेक्शन हुई, फिर मैं, कई लोग वहाँ 3-3 साल तक आए थे मिस्टर ग्रासिम में, तो वहाँ से नींव मेरी डली। मिस्टर ग्रासिम हुआ, फिर रोडीज़ के अंदर ऑडिशन दिया, वो भी किसी दोस्त की वजह से हुआ था, कुणाल नाम है उसका, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, जाना उसको था, मैं मिलने चला गया उसको, और वो अपने घर रह गया, तो मैं वहाँ ऑडिशन दे आया, वो, मैं वहाँ सिलेक्ट हो गया और वो घर पे बैठ के मुझे देख रहा था। ओके। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। हाँ। आई थिंक मिलिंद सुमन इज अनदर एग्जांपल जहाँ पर ऐसा हुआ था। मिलिंद सुमन को आई थिंक, जहाँ तो मुझे याद है, उनके दोस्त बैंगलोर से आए थे और उन्होंने ऑडिशन दिया था, पर वो शायद कुछ बीमार हो गया था कोई, तो फिर वो नहीं आ पाए, तो ये आ गए थे। कोई शो था जिसमें इनको पहुंचना था, लेकिन वो पहुंचे नहीं, तो उन्होंने कहा मेरा दोस्त आ रहा है, आप उनको ले लो। तो फिर उसके बाद से मिलिंद सुमन बन गए। तो कहीं ना कहीं जहाँ कुछ होना होता है वो वहाँ होता है। जैसे आपका पहला किरदार बेबो में अमृत वेरी संस्कारी स्वीट बॉय, कभी कभी उसमें आपकी एक छवि बन गई थी, फिर ऐसा क्या होता है कि एक्टर जो होता है उसी किरदार को लेकर चलता है क्योंकि वो ऑडियंस को पसंद आने लगता है, बट आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं अलग अलग जोनर के, तो कभी आपके मन में ऐसा रहा कि वही जोनर को कंटिन्यू करता हूँ, या फिर आपने मल्टीटास्किंग के लिए क्या सोचा? सी आई वाज, मैं बात बताऊँ आपको, हमेशा ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। कभी एक्शन फिल्में चल पड़ती हैं तो अक्षय कुमार याद आते हैं, तो उनको भी फिर एक टाइम के बाद कॉमेडी करनी पड़ी थी क्योंकि एक्शन फिल्में बंद हो गई थी चलनी, तो लोगों का मूड चेंज हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। अभी थ्रिलर चल रहा है आजकल, थ्रिलर बहुत लोगों को पसंद है। मुझे उस वक्त रोमांस बहुत चलता था, तो बेबो के वक्त, अगर आपको भी याद हो, रोमांटिक चीज़ें बहुत पसंद थी लोगों को, और शाहरुख खान, हर एक के दिमाग में शाहरुख खान होता था, तो वो देखना, लोगों का नज़रिया, वो लड़की का देखना, चुपके से फिर देख के आंखें चुराना, फिर वापस वापस देखना, वो चीज़ों में जो मज़ा आता था, शो में भी वही चीज़ को हम दिखाते थे, तो इसलिए मुझे वो शो बहुत पसंद भी आया था, शायद इसलिए मुझे भी लिया गया था क्योंकि मैं बहुत रोमांटिक अपनी थॉट में होता था हमेशा। फिर मैंने वो पॉजिटिव कैरेक्टर किया, और उसके बाद लोगों को, कैरेक्टर्स, एक्टर्स को उस वक्त बहुत इस चीज़ का कॉन्शियस था कि मैं नेगेटिव करूँगा, लोगों को मैं नेगेटिव लगूंगा, फिर मैं नेगेटिव बन जाऊँगा। फिर लोग इवॉल्व हुए, लोगों ने कैरेक्टर और एक्टर को अलग करके समझना शुरू किया, और ये भी समझे कि नेगेटिव है तो ये गुलशन ग्रोवर नहीं है हमेशा के लिए, ये शक्ति कपूर नहीं है, ये एक इंसान है जो एक एक्टर भी है। उन्होंने, क्योंकि अपने वक्त में इतना सा काम किया, तो के कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग की, वो लोगों ने वैसे ही समझा उनको, तो आज भी सामने खड़े होंगे तो डरते होंगे। बट यहाँ अब थोड़ा वक्त चेंज हो गया, तो फिर मैंने शुरू किया अभी, इनफैक्ट ध्रुव तारा में मैंने एक शो किया था, ध्रुव तारा, उसके अंदर मैंने पहली बार यूनक का रोल किया था 1-2 महीने के लिए। वो बहुत चैलेंजिंग था, पर करने से पहले मुझे बहुत हिचकिचाहट थी। फिर 4 साल बाद आपने अलबेला में आए। अलबेला भी किया, अलबेला में मैंने किया, उसमें फिर एक इमोशनल पूरा साइड थी मेरी, इमोशंस और इंटेंस सीन्स मेरी स्ट्रेंथ है, ये मुझे पता है। हाँ, मैं कॉमेडी अब ट्राई करना चाहता हूँ। अब जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे। सो अपकमिंग प्रोजेक्ट के अंदर मैंने शूट किया है मिस्ट्री शो में, हॉटस्टार पे, जो भी 26 जून से आने वाला है, और उसमें मैंने एक एपिसोड किया है जिसमें मेरा एपिसोड बेस्ड है मेरे ऊपर। दूसरा, इसके बाद मैंने किया है आगे काम, एक फिल्म की है मैंने जो नेटफ्लिक्स की फिल्म है, पर वो भी स्लेट इस साल के एंड तक आएगी, ये होगा, तो वो ऑलरेडी शूट हो चुका है, हम बाहर गए थे, बेस्ट बैनर से शूट हुआ है, तो और स्टोरी भी, मतलब एक्टर्स भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, मज़ा बहुत आया था, हमने बाहर शूट किया था, अच्छा था। इतना छल कपट किया, वेब सीरीज में भी किया, एक एग्जाम्पल पर्सनल लाइफ का भी दिया,
एक टिप्स युवाओं को क्या देंगे अगर छल कपट से बचने का छल कपट से बचने या का उसको पहचानने का कि हमारे साथ हो रहा है? ये पैसा क्या छल कपट से बचने का तरीका तो यही है कि जो अंदर से एक आवाज आती है ना, उसको सुनो। और वो तभी इंसान सुन सकता है जब वो सच्चा हो। अगर आप सच्चे नहीं होगे अपनी जगह और आप कहीं गलत होगे तो आपको वो आवाज़ नहीं आएगी। वो आवाज़ तभी आती है जब आप मन से साफ हो। तो वो आवाज़ सुनना ज़रूरी है और उससे पहले खुद का मन साफ होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है सही गलत सब्जेक्टिव है। अगर एक कमरे में 10 लोग खड़े हैं और उसमें से 9 लोग समझते हैं गलत है, तो वो गलत होगा। शायद वो उस एक इंसान के लिए ठीक नहीं होगा कि 9 लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बट लेकिन वही उसी तरीके से जो भी 9 लोग मेजॉरिटी ऑफ लोग सोचते हैं, उस हिसाब से सही गलत गलत हो जाता है। मैं सोचता हूँ सही गलत से ज़्यादा आज की डेट में इंटेंशन ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी विचारधारा जो है उस पर बहुत मैटर करता है। अगर आप सही चीज़ के लिए कुछ गलत काम कर रहे हैं, वो गलत शायद नहीं भी हो सकता है। एक क्वेश्चन, जैसे कि अनुज को अब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देख रहे हैं ओटीटी में भी, छोटे पर्दे में तो देखा ही है, अब शादी कब करने वाले हैं? ओह शादी मेरी मम्मी तो सक गई है बोल बोल के। वो ये सवाल मुझे लगता है कि वो बड़ी खुश होंगी कि मुझसे पूछा गया। ये आपके लाखों करोड़ों फैंस भी जानना चाह रहे होंगे। शादी का तो ख्याल थोड़ा सा देखते हैं। मैं एक्चुअली अपनी फील्ड के अंदर मैं शादी करना मेरे लिए मुश्किल है, ये थोड़ा गड़बड़ है। पता नहीं अब मैं शायद इतना वो हो चुका हूँ खुद के साथ ही, इतना मतलब ये तो चक्कर ये हुआ था कि शादी हो चुकी होती 2020 में जिनके साथ मेरा था कि शादी होने वाली थी, फिर वो कोविड आ गया तो उनसे ब्रेकअप हो गया। फैमिली भी मिल चुकी थी, बात हो रही थी जी। तो 2020 के बाद जब कोविड आया तो फिर वैसे लोग मास्क लगा के घूम रहे थे तो बात क्या करता मैं, जी। किसी को शक्ल तो दिखती नहीं थी। हम्म, तो 3-4 साल तो उसमें निकल गए। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कोशिश करते हैं।